हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका एक नया चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, हर साल पूछा जाता, कभी आज तक गैप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, ठीक है, तो सबसे पहले जो है धारा क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, धारा के बारे में जो है विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो। पहला जो है वो दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा, और दूसरी जो है वो प्रत्यावर्ती धारा, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। भाई दिष्ट धारा क्या होती है इसको समझ लो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट, और इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि इसमें धारा का जो मान फिक्स हो गया, ठीक है, धारा जो भी है उसके मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। चाहे आप 2 सेकंड बाद देखो या 10 सेकंड बाद देखो, तो धारा के ना तो मान में परिवर्तन हो रहा और ना ही दिशा में परिवर्तन होता। अगर ऐसी कोई धारा मिल रही है तो वो हमारी क्या है? दिष्ट धारा। लेकिन अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान जो है समय के साथ साथ धारा का मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रहा है, और लेकिन एक निश्चित समय के बाद फिर ये इसकी वही वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जैसे देखो समय t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ऐसे ऐसे जैसे समय t बराबर t1 पर देख रहे हैं, ठीक है, t1 समय बाद देखते हैं तो धारा अपने मैक्सिमम मान को पहुंच चुकी है, यानी I0। फिर समय t बराबर t2 पर देखते हैं, t बराबर t2 पर चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं फिर धारा का मान 0 हो गया। t3 पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं धारा की वैल्यू निगेटिव में हो गई, यानी न्यूनतम हो गई है। फिर धीरे धीरे धारा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। फिर t4 पर देख रहे हैं, t बराबर t4 पर जो है कितनी हो गई है? फिर धारा का मान 0 हो गया। फिर 0, यानी t बराबर 0 पर 0 था और t बराबर 4 पर भी 0 है, तो यानी उसके बाद फिर अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। लेकिन एक निश्चित, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक निश्चित समय के बाद धारा जो है अपने मान को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, यानी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जहाँ पर भी हमको धारा दिखे इसको कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज हो जाए। आवृत्ति का मतलब है कि 1 सेकंड में ये 50 बार अपनी वैल्यू बदलती है, ठीक है। 50 बार पॉजिटिव हो जाती है, 50 बार निगेटिव हो जाती है, ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार। लेकिन यूएसए में यही धारा जो है, यूएसए की जो करंट है, वहाँ की जो करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। कितनी है? 60 हर्ट्ज, ठीक है। क्लियर हो रहा? अब आ जाओ प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग अभी तक तो डायरेक्टली यूज करते चले आए हैं, I बराबर क्या लिखते हैं? I0, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली यूज करते चले आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी क्यों लिखते हैं? ठीक है, I बराबर V/R, ठीक है, या ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, हम ये क्यों लिखते हैं? तो देखिए ये क्यों लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हमारी एक आयताकार कुंडली ABCD रखी हुई है, ठीक है। अब ये कुंडली जो है प्रत्यावर्ती धारा के बिल्कुल लंबवत है, ठीक है। अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, जिस डायरेक्शन में ये दिख रही है, तो ये जो हमारी कुंडली रखी हुई है बिल्कुल ऐसे लंबवत इस शेप में, ठीक है। लेकिन जब हम कुंडली को क्या करते हैं? घुमाते हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? कुंडली को घुमा रहे हैं, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या हो रही हैं? इनके मान में क्या लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब इसको हम तेजी से ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके मान में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली के भीतर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं समय t बराबर t पर, ठीक है, t समय के बाद इस कुंडली को हम इतना ज़्यादा घुमा देते हैं कि ये अपने, ठीक है, किसके साथ?
चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना लेता है। कितना कोण बना लेता है? थीटा कोण। तो ऐसी कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इजकल टू बी डॉट ए होता है ना, इजकल टू बी ए कॉस थीटा, यही तो होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। भाई थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही? इसको घुमाने का बेग कितना, कोणीय बेग कितना है? ओमेगा। समय कितना ले रहा है? कितने समय में ये थीटा कोण बना रहा है? टी समय। तो टी समय में इस कुंडली के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई कोणीय विस्थापन, थीटा हमारा क्या? कोणीय विस्थापन, और विस्थापन इक्वल टू क्या होता है? कोणीय बेग गुणे समय। तो कोणीय बेग क्या? ओमेगा, और समय कितनी है? टी। तो थीटा बराबर क्या रख देंगे? ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या मिला हमको? डी बाई डी टी बी ए कास ओमेगा टी। ठीक है, अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको निकाल लो बाहर। तो इसमें कांस्टेंट क्या है हमारा? बी और ए कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो तो क्या निकल के आ जाएगा? बी ए हमारा बाहर आ गया, डी बाई डी टी कास ओमेगा टी। ठीक है, अब कास ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो डी बाई, ठीक है, कास ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें डी बाई डी टी कास ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कास का होता है माइनस साइन, कास का होता है माइनस साइन। ठीक है, कास ओमेगा टी की जगह लिख दिया गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? ओमेगा, तो ओमेगा ले लिया गया बाहर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू, अगर कुंडली में फेरों की संख्या हमारी n है तो क्या होता है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वैल्यू रख लो, माइनस एन डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये है क्या? मैक्सिमम विद्युत वाहक बल, यानी E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया? विद्युत वाहक बल। ठीक है, यदि जो हमारी कुंडली थी उससे अगर हम किसी प्रतिरोध को जोड़ दें और उसका प्रतिरोध R हो जाए, तब V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? B बाई आर। लेकिन यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये किसके बराबर है? भाई यही तो हमारा बोल्ट होता है, इसका भी मात्रक बोल्ट होता है, इसका मात्रक, यानी देखा जाए तो V और E दोनों ही क्या? सेम चीजें हैं। ठीक है, बस नाम दोनों का अलग अलग है, काम दोनों का सेम है। ठीक है, तो अगर इसको हम R से भाग कर दें तो E बाई आर इक्वल टू E0 बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये हो क्या जाएगा? ठीक है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है जो हम यूज करते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये चीज़ आपकी यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखो इसमें कुछ केसेस हैं, उसको देख लो। पहला केस, यदि ओमेगा टी का मान 0 हो, ठीक है,
यदि कोणीय विस्थापन थीटा बराबर क्या था ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी हो 0 हो, तब विद्युत तो आई जी कितना करंट होगा आई जीरो इंटू साइन जीरो की वैल्यू 0, तब इसमें करंट का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होगा ई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दूसरा केस देखो, थीटा बराबर क्या था ओमेगा टी, अगर इसके वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री या π/2, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई इक्वल टू आई जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा मैक्सिमम। और आई जीरो क्या था मैक्सिमम, फिगर तो अभी मैंने मिटाया है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो आई जीरो क्या था बिल्कुल मैक्सिमम मान, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन देख लो जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बिना इसके जो है चैप्टर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, बुक में, लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं। अगर आप इसको नहीं जानते रहेंगे तो आगे जो चीज़ें यूज होने वाली हैं हम डायरेक्टली सीधे यूज करते रहेंगे, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, दिमाग में हमेशा क्वेश्चन बनता रहेगा, करें आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी ये कहाँ से आ गया, मतलब हर एक चैप्टर में हर एक नया फार्मूला ऐसे कैसे आ जा रहा है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही था, वो यहीं से आता है, ठीक है। पहला आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको टी से डिनोट करते हैं। तो आवर्तकाल क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा भाई क्या थी हमारी, यहाँ से चलना शुरू करती थी ऐसे, तो यहाँ से चलते 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 फिर यानी 0 से शुरू की फिर 0, तो यानी जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पर फिर पहुँच जा रहे हैं, तो यानी एक चक्कर हो जा रहा। तो एक साइकिल यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में लिया गया समय, ठीक है, धारा के द्वारा एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है या लिया गया समय है वही हमारा क्या कहलाता है आवर्तकाल, इसे टी से डिनोट करते हैं। अब देखो एक चक्कर में ये कितनी दूरी चल रहा है, अगर इसका कोणीय वेग t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, अगर इसकी त्रिज्या हम r माने तो कितना है 2πr, 2πr, कोणीय वेग कितना है ओमेगा, ठीक है, कोणीय वेग कितना है ओमेगा, यहाँ पे हमें रेडियस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2π/ओमेगा, ये आवर्तकाल आ गया। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू, तो एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है आवर्तकाल के व्युत्क्रम यानी 1/t, तो क्या हो जाएगा 1/2π/ओमेगा, ओमेगा चला गया होगा ऊपर ओमेगा/2π, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू कितनी आती है ओमेगा/2π, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, महत्तम मान या शिखर मान, महत्तम मान या शिखर मान, ठीक है। तो अपनी माध्य स्थिति से, ठीक है, अगर ये इसकी माध्य स्थिति है तो माध्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं महत्तम मान, और इसे किससे डिनोट करते हैं I0 से, ठीक है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन पर, ठीक है, ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए जिससे ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक जनित्र आर्मेचर कुंडली में 20 फेरे हैं, एन का मान कितना है 20, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, 20 फेरे हैं तथा इसका क्षेत्रफल ए बराबर दिया 0.127 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है इसको 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, ठीक है। फिर कह रहा कि इसे चुंबकीय क्षेत्र में हम किस वेग से घुमाएं ताकि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 160 हो सके। तो अधिकतम मान के लिए क्या यूज करते हैं E0 का मान 160 दिया। अब सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि इसको हम किस वेग से घुमाएं, किस वेग। अब यहाँ तो पूरे फार्मूले में बी वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, यानी वेग शब्द कहीं आया ही नहीं है। अगर कहीं पर भी आया है तो वो आया है कोणीय वेग, और कोणीय वेग
और बेग में काफ़ी फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेग का मतलब यह है कि इसको हम किस स्पीड से घुमाएं, या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकंड या चक्कर पर सेकंड। यहाँ जो है कितनी तेज घुमाया कि ये जो है 1 सेकंड में मैक्सिमम कितने चक्कर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा सकता है, और 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एफ, और एफ इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। एफ इक्वल टू होता है ओमेगा अपान 2 पाई। तो निकालते हैं, देखो ई इक्वल टू क्या होता है, E0 एन ए बी ओमेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 पाई से भाग कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा ना। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू एफ, E0 इक्वल टू एन ए बी 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0 बाई एन ए बी इंटू 2 पाई। वैल्यू सबकी रखो, E0 का मान 160, एन की वैल्यू कितनी है 20 गुणे ए का मान 0.127 गुणे बी का मान 0.2 गुणे, ठीक है। पाई का मान 2 गुणे 3.14, ये होता है आपके पाई का मान, ठीक है। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, आया कितना, इससे इसको काट दो 8 आ गया, ऊपर हुआ 8, नीचे बटे में इस 2 से इसको काट दो, हो गया 4। तो कितना आ गया, 4 बटे में 0.127 गुणे 0.2 गुणे 3.14, ठीक है। अब ये और कटेगा, इससे इसको काट दो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0.1 आ गया, ठीक है। अब 1 से गुणा करोगे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यानी ये आ गया हमारा 2 बटे में 0.127 गुणे, इसका इसमें गुणा कर दो, तो 1 से गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आएगा 314.12 अंक के बाद यहाँ है, 1 अंक के बाद यहाँ है, तो टोटल 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया, ठीक। अब इन दोनों को गुणा करो, और गुणा करने के बाद जो आता है उससे जो है 2 में भाग कर दो। तो गुणा करते हैं, कितना आता है 127 और 314, दशमलव छोड़ के गुणा कर रहे हैं, बाद में 1 2 3 6 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो 4 सते 28, ठीक है, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 के 4 1 5, 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं, वही चीज़ आ जाएगा। 3 सते 21, कैरी 2, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 के 3 1 4, ठीक है। 8 7 8 8 4, ठीक है, कितना आ गया 4887, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2/4887, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 अंक और ले लेते हैं। अब यहाँ दशमलव लगा लिया, क्या कर लिया, दशमलव लगा लिया, ठीक है। अब दशमलव के बाद देखो 1 2 2 अंक तक ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। दशमलव के 2 अंक तक क्या हमारा 04, तो क्या ले रहे हैं 2/0.04, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 4 1 के 4 और 4 5 20, ठीक है, 50 हर्ट्ज। कितना है 50 हर्ट्ज। तो एफ का मान कितना आ गया, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। यानी इसको हम इस बेग से घुमाएं, इसको इस बेग से घुमाएं कि ये 1 सेकंड में 50 बार घूम सके, तब जाके इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब इसके आगे जो है, जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है, एसी पर प्रयुक्त, ठीक है, कोई हमारा शुद्ध प्रतिरोध है, उस पर एसी वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसको जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे।